ग्रीनलैंड। आखिरकार बर्फ की तहों में डूबा ये जजीरा अचानक दुनिया की तवज्जो का मरकज कैसे बन गया? वजह क्या है कि अमेरिका ग्रीनलैंड के पीछे इतनी शिद्दत से लगा हुआ है? असल वजह मिनरल्स, तेल या अमेरिकी सिक्योरिटी से भी कहीं ज्यादा अहम है। इतनी अहम कि ये पूरी दुनिया का निज़ाम बदल सकती है। इन्फॉर्मेशन डायरीज की वीडियो में एक बार फिर से खुशामदीद। ग्रीनलैंड शुमाली कुतुब के करीब दुनिया का सबसे बड़ा एक जजीरा है, जिसका 80% हिस्सा मोटी बर्फ की तह से ढका हुआ है। रकबे के हिसाब से ये सऊदी अरब, मेक्सिको और इंडोनेशिया से भी बड़ा है, लेकिन रहने के लायक जगह इतनी कम है कि पूरे ग्रीनलैंड में सिर्फ 57,000 लोग रहते हैं, वो भी साहिली इलाकों में, जहां बर्फ कम पड़ती है। अगर दर्जा हरारत की बात की जाए तो यहाँ -30 डिग्री आम बात है, और शुमाली हिस्सों में -50 डिग्री रोजमर्रा का मामला है। गर्मियों का मौसम इतना मुख्तसर जितना मशरिक़ वुस्ता में सर्दियां होती हैं। दिन का दर्जा हरारत 10 डिग्री के करीब रहता है। तो फिर सवाल ये है, वो ग्रीनलैंड जहां खून जमा देने वाली सर्दी है, आज दुनिया की सुपर पावर्स के दरमियान कोल्ड वॉर का मरकज कैसे बन गया? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यहां तक कह चुके हैं कि हमें किसी भी सूरत ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाना है, चाहे इसके लिए फौजी कार्रवाई ही क्यों ना करनी पड़े। ट्रंप की इसी जिद ने जियोपॉलिटिकल माहिरीन को परेशान कर दिया है। ग्रीनलैंड शिमाली अमेरिका के बरे-आज़म का एक हिस्सा जरूर है, लेकिन सियासी तौर पर यह डेनमार्क के कंट्रोल में आने वाला एक खुदमुख्तार इलाका है। लेकिन याद रखिए, ट्रंप पहले अमेरिकी सदर नहीं हैं जिन्होंने ग्रीनलैंड पर नजर रखी हो। अमेरिका हमेशा से ग्रीनलैंड को अपनी कौमी सलामती का लाजमी हिस्सा समझता आया है। 1867 तक अलास्का भी रूस का हिस्सा था, और फिर अमेरिका ने इसे सिर्फ 2 सेंट पर एकड़ के हिसाब से खरीद लिया, क्योंकि अमेरिका शुरू से ही आर्कटिक इलाके में अपनी हुक्मरानी कायम रखना चाहता है। उस वक्त पहली बार ग्रीनलैंड और आइसलैंड को खरीदने की कोशिश की गई थी, लेकिन अमेरिकन कांग्रेस ने इस प्लान को मजाक में उड़ा दिया। इसके बाद साल 1910 में यूएस सदर विलियम हावर्ड टैफ्ट ने ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश की, लेकिन नाकाम रहे। फिर असल मोड़ तब आया जब दूसरी जंग अजीम में जर्मनों ने डेनमार्क पर कब्जा कर लिया। इस मौके पर अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सिक्योरिटी अपने हाथ में ले ली, ताकि नाजी फोर्सेस वहां अपनी बेसेस ना बना सकें। जंग खत्म होने के बाद 1946 में अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमन ने डेनमार्क को करोड़ों का सोना ऑफर किया और उसके बदले ग्रीनलैंड मांग लिया। डेनमार्क ने उस वक्त भी जमीन बेचने से इनकार कर दिया था, लेकिन अमेरिका को इतनी इजाजत दे दी कि वो वहां अपने फौजी अड्डे बना सके। वैसे एक बात तो साफ है कि डोनाल्ड ट्रंप का अंदाज गलत जरूर था, मगर वो पहला अमेरिकी सदर नहीं जो ग्रीनलैंड हासिल करने की कोशिश कर रहा है। अगर गौर किया जाए तो ट्रंप के इस सख्त रवैये के पीछे कई वजूहात हैं। वेनेजुएला के सदर निकोलस मड्यूरो की गिरफ्तारी और वहां कब्जा करने के बाद उन्होंने ग्रीनलैंड पर अपना दबाव और बढ़ा दिया है। इसकी एक वजह यह है, जो भी ग्रीनलैंड को कंट्रोल करेगा उसका पूरे आर्कटिक रीजन पर असर व रसूख खुद ब खुद बढ़ जाएगा। लेकिन ग्रीनलैंड में पहले ही अमेरिकी फौजें मौजूद हैं। वहां के बड़े स्पेस बेस में आज भी तकरीबन 10,000 अमेरिकी फौजी तैनात हैं। तो फिर इन्हें किस चीज का खतरा है? असल बात यह है कि ग्रीनलैंड तो डेनमार्क के कब्जे में है, लेकिन वहां के रहने वाले काफी अरसे से अपना अलग मुल्क चाहते हैं, यानी कि आज़ादी। और डेनमार्क भी कोई ताकतवर बादशाहत रखने वाला मुल्क नहीं है। वो अपने बजट का आधा हिस्सा ग्रीनलैंड को फंड्स की शक्ल में देते हैं, लेकिन इसके बावजूद वहां कोई फौज नहीं है। ट्रंप को डर है कि अगर कल को ग्रीनलैंड आज़ाद हो गया तो मुमकिन है वो वहां अमेरिकी बेसेस हटाने की मांग करें या फिर किराया बहुत ज्यादा बढ़ा दें। इसीलिए अमेरिका चाहता है कि ग्रीनलैंड का पूरा कंट्रोल उनके हाथ में आ जाए। दूसरी बात यह है कि ग्रीनलैंड की अपनी कोई फौज नहीं है। वहां डेनमार्की दिफाई फोर्सेस हैं जो ट्रंप के ख्याल में काफी कमजोर हैं। ट्रंप ने तंजिया अंदाज में कहा कि वो ग्रीनलैंड को 2 कुत्तों वाली स्लेड से क्या ही बचाएंगे। यकीनन ट्रंप की बात कुछ हद तक दुरुस्त है, मगर पूरी दुनिया को उनके इरादों पर शक है, क्योंकि अमेरिका का माजी ही कुछ ऐसा रहा है। उन्होंने इराक पर हमला किया ये कहकर कि उनके पास तबाही मचाने वाले हथियार हैं, लेकिन असल में वहां कुछ नहीं मिला। 1964 में अमेरिका ने वियतनाम पर हमला किया ये कहकर कि वियतनामियों ने खलीज टोंकिन में अमेरिकी जहाज यूएसएस मिडैक्स पर हमला किया था, लेकिन 2005 में असल हकीकत सामने आई कि ऐसा कोई हमला नहीं हुआ था। 2011 में अमेरिका ने लीबिया को निशाना बनाया। कहा गया कि कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी वहां नस्लकशी कर रहे हैं, जबकि बहुत से माहिरीन का मानना है कि असल में कर्नल क़ज़्ज़ाफ़ी गोल्ड बेस्ड करेंसी बनाकर डॉलर की इजारेदारी खत्म करना चाहते थे। ये सब उस नई करेंसी को रोकने के लिए किया गया था। तो तारीख को देखते हुए इस बार भी ये समझा जा रहा है कि ग्रीनलैंड को रूस से खतरे का बहाना बनाकर अमेरिका वहां कब्जा करके न सिर्फ सिक्योरिटी बल्कि बाकी वसाइल पर भी कब्जा करना चाहता है।
लेकिन असल खेल यहाँ खत्म नहीं होता। ग्रीनलैंड रेयर अर्थ मिनरल्स का खजाना है, वो मिनरल्स जिन्हें आने वाली टेक्नोलॉजी की ऑक्सीजन कहा जाता है। ग्रीनलैंड में औसत बर्फ की तह 2 किलोमीटर गहरी है, और चूंकि ये बर्फ करोड़ों साल पुरानी है, इसलिए यकीनन यहाँ अनएक्सप्लोर्ड वसाइल भी होंगे। जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ग्रीनलैंड रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 8वां बड़ा जखीरा है, जिसमें नियोबियम शामिल है, जो इलेक्ट्रिक गाड़ियों और टर्बाइन के मैग्नेट्स बनाने में इस्तेमाल होता है। गैलियम भी है, जो एआई चिप्स और रेडार सिस्टम्स में काम आता है। यूरेनियम है, जो न्यूक्लियर एनर्जी में इस्तेमाल होता है, और सिलिकॉन, जो सेमीकंडक्टर्स और सोलर पैनल्स बनाने में बहुत फायदेमंद है। ये सारे एलिमेंट्स हमारी मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी के लिए बहुत अहम है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वक्त दुनिया में इन मिनरल्स का 90% सप्लाई चेन चीन के कंट्रोल में है, और हाल ही में चीन ने इन मिनरल्स की एक्सपोर्ट पर पाबंदियां भी लगा दी हैं, ताकि मगरबी ममालिक को दबाव मिलाया जा सके। ये भी सच है कि जो इन मिनरल्स को कंट्रोल करेगा, वही मुस्तकबिल की दुनिया को कंट्रोल करेगा। एक वजह यह भी है कि ट्रंप ग्रीनलैंड के इन मादनियात को हासिल करके चीन की मोनोपोली तोड़ना चाहते हैं। सर्वे के मुताबिक सिर्फ नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड के नीचे ही 31 अरब बैरल तेल का जखीरा है, और बाकी पूरे ग्रीनलैंड में कितना तेल है, आप खुद अंदाजा लगा लें। रेयर अर्थ मिनरल्स और तेल के अलावा इंटरनेट केबल्स की सिक्योरिटी भी एक बड़ी वजह है। जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया का इंटरनेट और कम्युनिकेशन का निज़ाम समंदर के नीचे बिछाई गई केबल्स के जरिए चलता है। ग्रीनलैंड का मुकाम ऐसा है कि यहाँ से गुजरने वाली केबल्स अमेरिका और यूरोप को आपस में जोड़ती हैं। रूस की घोस्ट वेसल्स अक्सर इन केबल्स के पास देखी गई हैं। अमेरिका को खौफ है कि जंग की सूरत में रूस ये केबल्स काटकर कम्युनिकेशन का निज़ाम खराब कर सकता है। उनका ख्याल है कि अगर ग्रीनलैंड अमेरिका के पास होगा तो यूरोप और अमेरिका के दरमियान आर्कटिक समंदर में ये केबल्स महफूज रहेंगी। इसके अलावा अगर आप दुनिया को देखें तो ग्रीनलैंड हमारी दुनिया के ऊपरी हिस्से पर वाक़ है। यहाँ B2 फॉस स्पेस बेस है, जहाँ UEWR यानी अपग्रेडेड अर्ली वार्निंग रेडार मौजूद है। ये रूस से किसी भी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को उसके लॉन्च होते ही फौरन डिटेक्ट कर सकता है। अगर ये मिसाइल अमेरिका की तरफ दागा जाएगा तो ये पैसिफिक या अटलांटिक ओशन के ऊपर से नहीं, बल्कि ग्रीनलैंड के ऊपर से गुजरेगा। इसका मतलब है कि अगर अमेरिका की ग्रीनलैंड पर गिरफ्त नहीं होगी तो ये सीधा अमेरिका के मेनलैंड के लिए खतरा बन जाएगा। और सबसे अहम वजह, जिसकी कोई बात नहीं कर रहा, वो है नया तिजारती रास्ता। सदियों से इंसान ऐसे रास्ते की तलाश में है जो यूरोप और एशिया को कम वक्त में जोड़ सके। पुराने जमाने में बहरी जहाज पूरे अफ्रीका या साउथ अमेरिका का चक्कर लगाना पड़ता था। फिर स्वेज और पैनामा कैनाल बनाए गए, जिससे महीनों का सफर हफ्तों में बदल गया। लेकिन आर्कटिक ओशन का रास्ता हमेशा बर्फ से बंद रहा, और ये रास्ता कार्गो शिप के लिए उबूर करना नामुमकिन समझा जाता था। अब ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आर्कटिक की वो सदियों पुरानी सख्त बर्फ आहिस्ता आहिस्ता पिघल रही है। इससे एक नया समुद्री रास्ता निकलता हुआ नजर आ रहा है, जिसे नॉर्थ वेस्ट पैसेज कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर कोई बहरी जहाज चीन से लंदन जाना चाहता है तो स्विस कैनाल के बजाय इस नए आर्कटिक रास्ते को इस्तेमाल कर सकता है। इसे तकरीबन 9000 किलोमीटर कम सफ़र करना पड़ेगा। इसका मतलब है कि न सिर्फ करोड़ों डॉलर का ईंधन बचेगा, बल्कि सफ़र के 10-15 दिन भी बच जाएंगे। तो असल में ये मामला सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं, बल्कि इस नए रास्ते को कंट्रोल करने का भी है। जो मुल्क इस रास्ते को कंट्रोल करेगा वो दुनिया की ग्लोबल ट्रेड का गेटकीपर कहलाएगा। रूस के पास पहले ही दुनिया के सबसे बड़े आर्कटिक ओशन का साहिल है, और वो अपने रास्ते पर टैक्स लगाना चाहता है। अगर चीन की बात की जाए तो वो यहाँ पोलर सिल्क रोड बनाना चाहता है। अब अमेरिका को डर है कि अगर वो पीछे रह गया तो दुनिया की ग्लोबल ट्रेड की चाबी रूस और चीन के हाथ में चली जाएगी, जो कि अमेरिका का एक खौफनाक ख्वाब है। अगर देखा जाए तो ग्रीनलैंड इस नए रास्ते के बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर है। अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड का मालिक बन गया तो ये इस नए समुद्री हाईवे के लिए एक टोल प्लाजा का काम देगा, और ये वक्त ज्यादा दूर नहीं है। अंदाजे के मुताबिक आने वाले 10 से 20 सालों में बर्फ मजीद पिघल जाएगी और शिपिंग इंडस्ट्री नॉर्थ वेस्ट पैसेज का रुख करने लगेगी। लेकिन अगर अमेरिका ने ग्रीनलैंड हासिल कर लिया तो माहिरीन का कहना है कि ये मामला आलमी सियासत में एक नई जंग खड़ी कर देगा। हो सकता है कैसे? डेनमार्क नेटो का मेंबर है। डेनमार्क के वजीर आजम ने साफ साफ कह दिया है कि अगर अमेरिका जबरन ग्रीनलैंड पर कब्जा करने की कोशिश करेगा तो ये नेटो का खात्मा होगा। नेटो का बुनियादी उसूल है कि एक रुकन पर हमला सब पर हमला समझा जाएगा। अगर अमेरिका अपने ही रुकन डेनमार्क के इलाके पर कब्जा करता है तो नेटो के अरकान आपस में ही लड़ पड़ेंगे। अगर ट्रंप अपनी जिद में कामयाब हो जाते हैं और ग्रीनलैंड किसी तरह अमेरिका के कंट्रोल में आ जाता है तो इसके दुनिया पर बहुत संगीन असरात होंगे। सबसे पहला, अमेरिका दुनिया का वाहिद आर्कटिक सुप्रीम लीडर बन जाएगा। दूसरा, यूरोप और अमेरिका के दरमियान मौजूद सदियों पुराना अत्वस्त खत्म हो जाएगा। तीसरा, अमेरिका मिनरल्स का बेताज बादशाह बन सकता है, जिससे चीन को शदीद झटका लगेगा। चौथा, ग्रीनलैंड में माइनिंग वहां के माहौलियाती निज़ाम को बदल सकती है,
जिसके असरात पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं। और पांचवां, वहां के मुकामी लोग अपनी सदियों पुरानी तहजीब और आज़ादी खो देंगे। आर्कटिक की पिघलती हुई बर्फ जहां नए रास्ते खोल रही है, वहां दुनिया के लिए नए खतरात भी पैदा कर रही है। और अगर ऐसा हो गया तो वर्ल्ड वॉर 1 और 2 जैसी दुनिया में एक नई सोच पैदा हो जाएगी कि जो भी ताकतवर है वो कमजोर पर हमला करके उस पर कब्जा कर ले। ये कहना भी गलत नहीं होगा कि ग्रीनलैंड का जो भी फैसला होगा वो पूरी दुनिया के आने वाले 100 सालों का फैसला होगा। तो सवाल सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं, ये सवाल है मुस्तकबिल की ताकत का। अमन या तीसरी आलमी जंग, ये फैसला ग्रीनलैंड नहीं बल्कि वक्त करेगा। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी और इन्फॉर्मेशन डायरीज की ये वीडियो जरूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।